हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ पिछले जितने भी लेक्चर्स की सीरीज चलती आ रही है वो अच्छे से आप पढ़ते आ रहे होंगे। आज एक ऐतिहासिक पल होने वाला है। जी मैं हाइप अप नहीं कर रहा हूँ, पर आपको ये ध्यान देना है कि हड़प्पन कल्चर एक ऐतिहासिक चीज ही है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है हर पर्सपेक्टिव में और हर जगह हर एग्जाम के लिए। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम आप देखेंगे, जहाँ जहाँ एंशिएंट हिस्ट्री की बात आती है वहाँ पर हड़प्पन कल्चर यानी कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ 3-4 टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनकी बात आनी ही आनी है अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो। हड़प्पन कल्चर भी उनमें से एक है। हड़प्पन कल्चर एक ऐसा कल्चर जिसकी एज रही 2500 बीसी से लेकर 1800 बीसी के आसपास, जो कि इसका मैच्योर फेज माना जाता है। अभी फेज डिवीजन आपको बताऊंगा। उसी के साथ हड़प्पन कल्चर इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है मैं आपको बताता हूँ। प्री हिस्ट्री हमारी खत्म हुई थी, है ना, चैल्कोलिथिक एज पे आके हमारी प्री हिस्ट्री खत्म हुई। वहां से हमारी एंशिएंट हिस्ट्री ने आप कह सकते हैं नया मोड़ लिया। नया मोड़ यानी कि एकदम से इतनी डेवलपमेंट देखी गई कल्चर्स में, सेटलमेंट्स में इतनी डेवलपमेंट देखी गई और केवल एक कल्चर था जो इतना ज्यादा फ्लरिश हो रहा था, जहां पर आप मानेंगे नहीं, जो हमारा ये इंडिया का मैप है ना, ये हमारा इंडिया का मैप है, ये पाकिस्तान वाला जो रीजन है सारा, यहाँ पे तो हमारा कवर कर ही रहा था हड़प्पन कल्चर। और कुछ जगह यूपी साइड जो एरिया है वहां पे भी हमारा हड़प्पा का कुछ पार्ट्स मिलता है। आज भी हमारे एविडेंसेस मिल जाते हैं। कहा जाता है कि आज भी वो पूरी तरह से खोजे नहीं गए हैं। और आप खुद देखिए, ओटोमन टर्क्स जैसा अंपायर, ईरानियन अंपायर, पर्शियन अंपायर, हमारा चाइनीज अंपायर, जहाँ पे ये कुछ कल्चर्स जो थे वो स्ट्रगल कर रहे थे यानी कि वहाँ पे रेसिज्म जैसी चीजें चल रही थी। और यहाँ पे उसी के बीच में एक ऐसा कल्चर डेवलप होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम का, जहाँ पे इतनी अर्बनाइजेशन होती है और पीपल केवल और केवल डेवलपमेंट्स की तरफ बढ़ रहे थे। हर चीज में डेवलपमेंट हो रही थी। एक छोटी सी सुई की नोक से लेकर और बड़े से बड़े स्ट्रक्चर तक हर चीज में डेवलपमेंट देखने को मिली। इसीलिए ये ब्राइट फेज ऑफ इंडिया है। इस कारण ये इतनी इंपॉर्टेंस रखता है हिस्ट्री में। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हड़प्पन कल्चर यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? तो 1921 के सन में हमारे दयाराम साहनी जी पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में बैठे होते हैं और वहां ही वो देखते हैं कि एक मजदूर कुछ जली हुई ईंटें लेकर, यानी कि पकी हुई ईंटें लेकर और एक साइड से बाहर जा रहा है और अपना घर बना रहे हैं, उसको रिपेयर कर रहा है अपने घर को, है ना। तो दयाराम साहनी जी ने देखा कि ये ईंटें आ कहाँ से रही है, क्योंकि एकदम फॉरेस्ट वाले इलाके में बैठे थे वो। उन्होंने देखा ईंटें कहाँ से आ रही है। उन्होंने जब जाके देखा तो उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एविडेंस घरों के मिल रहे हैं उन्हें। और ऐसे कर करके ASI जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उस बॉडी तक कॉन्टैक्ट पहुंचता है। और जैसे ही ये साइट खोदी जाती है तो एक ऐसी ऐतिहासिक साइट सामने आती है, एक इतिहास का ऐसा पन्ना हमारे सामने आता है जिसने पूरी इंडियन हिस्ट्री को इतना ब्राइट बना दिया। जो हिस्ट्री पहले देखी जाती थी कि डेवलपमेंट में कम रही होगी, कोई डेवलपमेंट नहीं मिली होगी, उस हिस्ट्री को हमारे इस पॉइंट पर लाकर रख दिया। यानी कि आप कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को इसे हिस्ट्री का ताज बना दिया गया। चलिए आप इसके बारे में बात करते हैं। 1921 में दयाराम साहनी ढूंढते हैं हमारी हड़प्पा साइट। इसी कारण इस कल्चर को हड़प्पन कल्चर कहा गया, हड़प्पा साइट। कब ढूंढते हैं? तो 1921 में। ऐसे ही उसी के जस्ट अगले साल खोज होती है मोहनजोदड़ो साइट की, जो कि RD बैनर्जी के द्वारा खोजी जाती है। मोहनजोदड़ो ये कब खोजी जाती है? 1922 में। 1922 में खोजी जाती है RD बैनर्जी के द्वारा। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका नामकरण यानी कि नोमेनोकल्चर इसका दिया जाता है जॉन मार्शल के द्वारा। सन जॉन मार्शल जो कि ASI में वाइसरॉय हुआ करते थे उस समय के, जॉन मार्शल। या आप देख सकते हैं नेमिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर, ठीक है। उसके बाद बात आती है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो एज है हमारी, हमने चैल्कोलिथिक पीरियड पढ़ा था। हम मानते हैं कि उसी के पैरेलल ये कल्चर डेवलप हो रहा होगा, पर इसने जो अपनी मैच्योर फेज ली, मतलब जो इसने अपनी पीक टच करी, वो चैल्कोलिथिक के काफी टाइम बाद थी। इस कारण ये प्रोटो हिस्ट्री में आता है। और आप सीधा सीधा अभी आगे पढ़ेंगे तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि चैल्कोलिथिक से क्या हड़प्पा में अलग है। चलिए आपको बताते हैं। तो 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है इसे। एक है हमारा अर्ली फेज, फिर है मिडिल फेज, या फिर आप इसे मैच्योर फेज भी कह सकते हैं।
और लास्ट में आता है लेटर फेज, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये 3 फेजेस है। तो सबसे पहले जो एज आती है वो मानी जाती है हमारी 1300 बीसी के आसपास। 1300 बीसी से लेकर 23 या 2500 बीसी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, फिर आती है मैच्योर फेज जो कि हमारी आती है 2500 बीसी से लेकर 1800 बीसी तक। और यही पीरियड आपको पढ़ना है, क्योंकि अर्ली, लेटर और जो मीडियम, जो मैच्योर फेज है, ये तीनों फेजेस ऐसी है जो अगर आपको पढ़नी है तो आपको ऑप्शनल हिस्ट्री का स्टूडेंट होना होगा। और अभी हम जीएस फोकस्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको केवल और केवल मैच्योर फेज पे फोकस करना है। और इसी के अंदर मैं कोशिश करूंगा जो आरएस शर्मा में दिया गया है उससे भी कुछ ज्यादा ही फैक्ट बताऊं मैं आपको, जिससे कि आपके जो पीसीएस लेवल के एग्जाम्स है वो भी प्रिपेयर हो पाए, यूपीएससी लेवल का एग्जाम भी प्रिपेयर हो पाए। इंडस वैली कल्चर हम पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लेटर फेज। तो लेटर फेज माना जाता है कि 1800 बीसी से 3300 बीसी के नियर अबाउट रहा होगा। ठीक, अब मैं कुछ मेजर पॉइंट्स बताता हूँ आपको हड़प्पन कल्चर के, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और मैं सजेस्ट करूंगा कि इसे आप पॉइंट वाइज नोट्स बना के ही लिखें। तो सबसे पहली बात जो हड़प्पन कल्चर की आती है, इसका ट्रेड इतना एडवांस ट्रेड रहा जिसने पूरी आगे इंडिया की जो ट्रेड होने वाली थी उसे शेप किया। ठीक है, यूरोपियन कल्चर से सबसे पहले इन्होंने ट्रेड स्टार्ट करा। तो यूरोप के जो पीपल थे वहां उनके टेक्स्ट में हमें मेंशन मिलता है कि इन्हें मेलूहा कहा जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल खुद को मेलूहा कह के पुकारते थे, और ये हमें पता लगा है यूरोपियन ट्रेड से। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए, ये इनका ही नाम है खुद का, जो ये अपने आप को कहा करते थे मेलूहा। ठीक है, द पीपल ऑफ एयर वर नोन एज मेलूहा। ठीक है, और उसके बाद आता है तो इसके मेटल कौन से पहचाने जाते हैं। जैसे कि हमने चैल्कोलिथिक एज में पढ़ा, कॉपर एक मेटल था, है ना, जो सबसे फर्स्टली यूज किया गया ह्यूमंस के द्वारा। ऐसे ही इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। ब्रॉन्ज एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडस वैली पीपल वाले जो कल्चर थे, इंडस वैली कल्चर वाले जो पीपल थे, उन्होंने क्या किया, ब्रॉन्ज को इन्वेंट किया। ब्रॉन्ज इन्वेंट कैसे हुआ, आपको अब मैं इसके पीछे की जियोग्राफी बताता हूँ। जियोग्राफी कैसे, तो आप देखिए, मैंने आपको बताया था नियोलिथिक के टाइम पे कि राजस्थान और वाला जो एरिया था वहां से खेतड़ी माइंस जो हुआ करती थी, वहां से हमारे कॉपर आ जाया करता था। ठीक है, और ऐसे ही अफगानिस्तान में जो टिन है वो अबंडेंट सोर्स है एक, मतलब टिन वहां बहुत ज्यादा मिलता है, और इसी के बीच में लाई करती थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो क्या हुआ कि अफगानिस्तान से टिन आया करता था, और ऐसे ही जो कॉपर था वो राजस्थान से आया करता था। और ब्रोंज क्या होता है, एक अलॉय होता है जो कॉपर और टिन से मिलके ही बनता है। कॉपर और टिन का अलॉय ब्रोंज हुआ, इसीलिए इन्होंने ब्रोंज की खोज की, और इसीलिए हम इसे कहते हैं ब्रोंज एज। ये भी आप लिख लीजिएगा, इसे क्या कहते हैं, ब्रोंज एज। फिर फर्स्ट पीरियड ऑफ अर्बनाइजेशन इसे कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है अर्बनाइजेशन, मतलब सबसे पहले हम शहरी सेटलमेंट की तरफ बढ़े, है ना। आप देखेंगे कि चैल्कोलिथिक एज तक के जो पीरियड थे, हमने देखा थैच्ड रूफ हाउसेज में रह रहे थे, और उससे पहले जो प्री हिस्ट्री के पीपल थे वो केव्स और में रहना जानते थे, है ना। और एग्रीकल्चर के अलावा उन्हें और कोई बिजनेस भी नहीं दिखता था, और ना ही उन्हें अपना कोई दिनचर्या बिताने का टाइप ऐसा दिखता था जो एग्रीकल्चर के अलावा फोकस्ड हो। यहाँ हड़प्पन कल्चर में क्या हुआ, ये इतने डेवलप हो गए कि इन्होंने बार्टर सिस्टम भी शुरू कर दिया, और एक्सट्रीम मार्केट्स भी इन्होंने खोले, है ना। एक सेपरेट मार्केट हुआ करता था इनका जो शॉपिंग के लिए हुआ करता था। तो आप खुद सोचिए, एक एज जहाँ चैल्कोलिथिक भी डेवलप हो रहा है, उसके पैरेलल में ऐसा कल्चर डेवलप हो रहा है जो रात दिन का अंतर रखता है, जो आप देख के बता सकते हैं कि कितना अंतर आया है। आज भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे देखने को मिलेगी उसी कल्चर से इंस्पायर होकर, जबकि कितने साल बीत चुके हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया, फर्स्ट पीरियड ऑफ अर्बनाइजेशन। फर्स्ट पीरियड ऑफ अर्बनाइजेशन, ये भी लिख लीजिएगा। और अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो कि इंडस वैली कल्चर में होना चाहिए, जिसका नाम है टाउन प्लानिंग। जी हाँ, टाउन प्लानिंग एक ऐसी एडवांस टाउन प्लानिंग जिसको देख के हमारे आज के आर्किटेक्चर भी कहीं ना कहीं शर्मा जाएंगे। मैं ऐसे ही हाइप अप नहीं कर रहा हूँ, आपको देखिएगा, मैं आपको अभी इसको डिटेल में बताता हूँ। आपको देखिए कैसे कैसे डेवलप होता रहा आर्किटेक्चर और कितना एडवांस हुआ। जो मड ब्रिक हाउसेज हुआ करते थे, हमारे थैच रूफ हाउसेज, उनसे अचानक से पैरेलल टाइम में इतनी एडवांसमेंट होना बहुत ही बड़ी चीज है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये कोई टाउन सेटलमेंट है ना। ये हमारे हड़प्पन कल्चर की टाउन सेटलमेंट है, ये मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको।
ठीक है। तो कुछ ऐसी दिखा करती थी। इसमें आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि ये अपर प्लेटफॉर्म बन रखा है ना। इस अपर प्लेटफॉर्म पे ये जो बन रखा है ये पूरा पार्ट हमारा है ना। यहाँ पे माना जा सकता है कि रिच क्लासेस रहा करती होंगी, कुछ तो डिवीजन होता ही हर सोसाइटी में है ना। तो यहाँ मान सकते रिच क्लासेस रहा करती होंगी और इस रीजन को क्या बोलते हैं, सिटाडेल। मूवी भी है सिटाडेल करके वैसे, है ना। सिटाडेल बोलते हैं इस रीजन को, और सिटाडेल को आप अपर टाउन भी बोल सकते हैं। सिटाडेल एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और ऐसे ही ये जो नीचे शहरी सेटलमेंट हो रखी है ना, इस प्लेटफॉर्म से नीचे जो यहाँ पे एक अलग से आप देख पा रहे हो स्ट्रक्चर बन रखा है, उसके अलावा जो छोटी छोटी सेटलमेंट्स हो रखी है इनको कहा जाता था एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस एक्रोपोलिस यानी आप कह सकते हैं लोअर टाउन। लोअर टाउन, इसे आप लोअर टाउन में लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, और इसे आप सिटाडेल कह के पुकारेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है तो क्या क्या देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर्स में। सबसे पहले आप देखिए कि जितने भी हाउसेस हैं वो सब एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काट रहे हैं। जितनी भी रोड्स है वो सब एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रही है ना। और इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ग्रिड सिस्टम। ये ग्रिड पैटर्न है कि हर एक रोड, हर एक हाउस इतना वेल मैनेज्ड है कि वो हर एक आपस में राइट एंगल पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब आप खुद बताइए, आज के शहर में हमारे हर एक हाउस 90 डिग्री एंगल पे होना पॉसिबल है? नहीं ना। इस कारण मैं आपको कह रहा था कि इंडस वैली कल्चर उस टाइम में कितना एडवांस रहा होगा। तो मैं कुछ मेजर पॉइंट्स लिखता हूँ और आपको बताता हूँ पॉइंट्स लिख के कौन कौन से हो सकते हैं। वो यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। सबसे पहली चीज हम जो लिखेंगे वो आती है सिटाडेल एंड लोअर टाउन। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप मुझे सुन के भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह कम बची है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ तो क्या आता है ग्रिड सिस्टम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा ग्रिड सिस्टम क्या होता है। आप उससे भी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी। ग्रिड सिस्टम के बाद बात आती है जो सबसे मेजर पॉइंट है, द अर्लीएस्ट बर्न्ट ब्रिक हाउसेज वर फाउंड हियर, ठीक है। मतलब कि ये जो हाउसेज है वो किसके बन रहे हैं, बर्न्ट ब्रिक के, मतलब पकी हुई ईंटें यूज करने लग गए थे। आप खुद सोच सकते हैं आज उस बात को कितने साल हो चुके हैं, कम से कम 5000 साल से पहले की बातें कर रहे हैं हम, और आज भी वो बर्न्ट ब्रिक हाउसेज ही बन रहे हैं। समझ पा रहे हैं कि कितना एडवांस हो चुका था वो समय, ठीक है। बर्न्ट ब्रिक हाउसेज। उसके बाद क्या होता है, तो ग्रेट ग्रेनरीज। ग्रेनरीज क्या होता है, जो खाद्य भंडार होता है। खाद्य भंडार यानी कि जहां पे फूड स्टोर किया जाता है उसे हम ग्रेनरीज बोलते हैं। ऐसे ही हमें ग्रेट बाथ मिला है। ग्रेट बाथ, जो ग्रेट बाथ है वो हमें मोहनजोदड़ो साइट पे मिला है, और उसमें देखने को मिला है कि सिटाडेल में ही एक सेपरेट से ग्रेट बाथ हुआ करता था। आप उसे बड़ा बाथ टब कंसीडर कर सकते हैं, जहां पे माना जाता है कि रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते होंगे, ठीक है। तो ग्रेट बाथ मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको क्या मिला है, विंडोज एंड डोर्स एंड एरिड सिस्टम। एरिड सिस्टम यानी कि थोड़ा खुला खुला आपस में रखते थे घर को, और जिससे एयर भी पास होती रहती थी। ये आप मेंशन करें ना करें आप पे है। बाकी आप ये देखिए साइड फ्रॉम साइड ऑफ द स्ट्रीट्स, फ्रॉम साइड ऑफ स्ट्रीट्स, मतलब जितने भी गेट थे वो आपस में हाउस पैटर्न ऐसा हुआ करता था कि इस हाउस के अगर इस साइड गेट है तो फ्रंट में गेट हुआ करता था। आज भी आपको ऐसे ही पैटर्न देखने को मिलेंगे, जहां पे एक साइड जो घर बसे हुए हैं उसके जस्ट सामने रो में एक घर बसा हुआ करता था। वो उस टाइम से पैटर्न चलता आ रहा है। तो यही इसके मेजर फीचर्स है। उसके अलावा मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बताता हूं, जैसे कि उसके अलावा एग्जांपल है तो हमें धोलावीरा करके एक साइट है जहां पे वाटर कंजर्वेशन मिला है हमें। वाटर कंजर्वेशन मतलब उस समय भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही थी, इतना एडवांस जा चुका था वो टाइम। और वहीं हमारी कालीबंगा जो राजस्थान में एक साइट है, वहां पर तो हमें ऐसे ऐसे हाउसेज मिले हैं जहां पे फ्लोर पे टाइलिंग की हुई है। फ्लोर पे टाइलिंग मतलब कि टाइल्स बिछी हुई है फ्लोर पे। आप खुद सोचिए 5000 साल पहले आज से फ्लोर पे टाइल्स बिछा होना कोई आम बात नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कालीबंगा द फ्लोरिंग हाउस, ऐसे लिख सकते हैं आप, फ्लोरिंग
इन द हाउसेज, फ्लोरिंग इन द हाउसेज। और ऐसे ही टाउन्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स थे, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स रहे। तो आप देख पा रहे हैं कितनी एडवांस टाउन प्लानिंग रही होगी। अब टाउन प्लानिंग के बाद हम एग्रीकल्चर पे आते हैं, जो कि अगला स्टेप है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। चलिए अब एग्रीकल्चर के टॉपिक पे आते हैं। एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ने एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखाया। कैसे दिखाया चलिए आपको बताते हैं। एक तो सबसे पहली बात, एग्रीकल्चर में कौन सी चीज रोल प्ले करती है? सबसे बड़ी चीज जो प्ले करती है रोल वो है जियोग्राफी। अब आप जियोग्राफी देखेंगे तो इंडस वैली कल्चर की इतनी अच्छी रही, आप कह सकते हैं कि उनकी किस्मत ही अच्छी थी जो उनको ऐसी जगह पे सेटलमेंट मिली, है ना। आप देखिए ऐसी जगह जहाँ पे माउंटेन्स भी थे, है ना, प्रॉपर रेनफॉल भी हो रही थी जिस टाइम पे, अच्छी खासी फॉरेस्टेशन भी थी, हर टाइप की रिवर वहां से निकलती थी, है ना। तो आप खुद देखिए कितनी अच्छी जियोग्राफिक पैटर्न बन गया जिससे कि उन्हें एग्रीकल्चर में हेल्प मिली। जैसे कि यहाँ पे हिंदू कुछ पहाड़ियां हो गई, है ना, हिंदू कुछ पहाड़ियां हुई यहाँ पर, और यहाँ पे अपने इंडस रिवर जा ही रही थी। और उस टाइम में रावी का एक्सटेंट भी जो माना जाता है वो पूरा ऑल ओवर पाकिस्तान से लेकर माना जाता है। तो ऐसे करके कुछ मेजर नदियां और उनकी ट्रिब्यूटरीज बंट के एग्रीकल्चर को इतना बढ़ावा देती रही कि इंडस वैली कल्चर एग्रीकल्चर में आगे बढ़ गया काफी ज्यादा, है ना। तो आप देख सकते हैं एल्यूवियल प्लेन्स, सी कोस्ट, माउंटेन्स और रिवर्स काफी रही, इस कारण से एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। या आप लाइन लिख सकते हैं अलग से लिखना चाहे तो। उसी के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, है ना, एनिमल हस्बेंड्री और हंटिंग भी काफी ज्यादा बढ़ गई, है ना। एनिमल हस्बेंड्री इन्होंने शुरू कर दी अच्छे से। हमने सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री कहाँ पढ़ी थी? याद हो तो मेसोलिथिक एज में पढ़ी थी, है ना। अब वो और ज्यादा एडवांस कर दी गई, मतलब आप कह सकते हैं कि उसे बिजनेस की तरह भी लिया गया, बार्टर सिस्टम में भी यूज करना शुरू कर दिया गया, है ना। उसके बाद स्टोन कॉर्न्स की बात आती है। स्टोन कॉर्न्स क्या होते हैं? जिनसे हम आटा पीसते हैं ना, उन पत्थरों को स्टोन कॉर्न्स कहा जाता है, ठीक है। तो वो हमें ऑल ओवर द साइट कहीं ना कहीं मिले, यानी कि आप सोच सकते हैं हर घर में एक चक्की होना, या फिर पूरे मोहल्ले के लिए एक बड़ी सारी चक्की लगाई जाती थी जिसमें उनका आटा पीसा जाता था, है ना। सॉरी, आटा कभी पीसा नहीं जाता, व्हीट पीसी जाती थी। उसके बाद बात करते हैं तो मेजर क्रॉप्स क्या होती है? रबी क्रॉप, खारिफ क्रॉप, ये तो आपने सुना ही होगा। तो इसमें क्या आता है, जो मेजर जितनी भी रबी क्रॉप्स है, मिलेट, बाजरा एक्सेट्रा, तो वो सब आता था, और व्हीट, है ना। तो आप ये नोटिस करेंगे जो व्हीट है वो हमारे नर्दर्न एरिया में ज्यादा दिखती थी। व्हीट और बार्ले जो थी वो जो नदर्न इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहां पे हमें देखने को मिलती है ज्यादा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो आती है बात कैनल सिस्टम की। कैनल सिस्टम की बात करते हैं तो शोरतुगाई करके एक जगह है, शोरतुगाई नाम की साइट है, वहां पे हमें कैनल सिस्टम का भी एविडेंस मिला है। पर वो कैनल सिस्टम इतना एडवांस नहीं था, बेसिक कैनल सिस्टम था। पर आपको ये कंसीडर करके रखना है, और कभी कोई कैनल सिस्टम के बारे में पूछता है तो आपको ये एग्जांपल याद रखना है, शोरतुगाई, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन आपसे पूछ रहा है तो आप क्या लिखेंगे? धोलावीरा। कैनाल सिस्टम पूछ रहा है तो शोरतुगाई, ठीक है। उसके बाद हमें प्लग शेयर के एविडेंस मिलते हैं। प्लग शेयर यानी कि हल को बोला जाता है प्लग शेयर, ठीक है। प्लग शेयर के एविडेंस मिले हैं, और सबसे ज्यादा जो अच्छा एविडेंस मिला है वो हमें मिला है बनावली। बनावली एक साइट है, वहां मिला है हमें बनावली, ठीक है। उसी के साथ स्टोन कॉर्नर, जैसा आपको बताया पूरी साइट पे हुआ करते थे, हर जगह एविडेंस मिला है, इसकी कोई पर्टिकुलर साइट आपको नहीं लिखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेजर चीज के बारे में बात करते हैं तो वो आती है इसका एक्सटेंट कहाँ तक रहा होगा, है ना। तो हम सपोज करते हैं, अभी इसको आप लिमिटेड एक्सटेंट की मानेंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि और भी ज्यादा एक्सट्रीम साइट्स मिल चुकी है इसकी। पर आप देखेंगे ये जो कश्मीर वाला रीजन है यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, ये जो यहाँ पे मांडा साइट मानी जाती है, मांडा। ऐसे ही इसके एकदम साउथ वाला जो रीजन माना जाता है वो माना जाता है दैमाबाद। और सबसे जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट माना जाता है वो माना जाता है आलमगीरपुर। हो सकता है लोकेशन थोड़ी आगे भी हो, आप मैप देख लीजिएगा एक बार। और जो सबसे इस साइड यहाँ आता है इसको आउटपोस्ट भी बोल सकते हैं, यहाँ से ट्रेड भी हुआ करता था। और इस जगह का नाम है सुतका गैंडो। क्या नाम है? सुतका गैंडो। तो आपसे कोई पूछे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट कहां तक रहा होगा तो आपको लिखना है मांडा, दीमाबाद, आलमगीरपुर एंड देन
सुक्का कैंडल। ठीक है, ये तो हमारी हुई कुछ बेसिक्स बात। ठीक है, अब हम एग्रीकल्चर को एडवांस करते हैं और आगे कुछ फर्दर चीजें बताते हैं आपको। एग्रीकल्चर के साथ साथ हमें और क्या देखने को मिला, तो जो हमारे कोस्टल रीजन्स थे, कोस्टल रीजन्स जैसे कि आप मानेंगे गुजरात वाला जो रीजन था, माना जा सकता है कि एक्सटेंट और भी बड़ा हुआ रहा होगा। आप जानते हैं यहाँ चैल्कोलिथिक कल्चर भी बन रहा था। उसी के साथ साथ गुजरात का जो ये कोस्टल रीजन है, यहाँ पे हमें एक एविडेंस मिलता है जो माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का रहा होगा। यहाँ पे हमें मुलस्कस, मुलस्कस नाम है एक फिश का, एक फिश की प्रजाति है मुलस्कस, उसका रॉक पे इम्प्रिंट मिलता है। ये लाइन लिख लीजिएगा, द इम्प्रिंट ऑफ मुलस्कस फिश ओवर अ रॉक, है ना। इसका एविडेंस लिख लीजिएगा कि कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात के आसपास मिला है। ठीक है, उसके साथ कुछ मेजर पॉइंट्स बताते हैं। तो एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री हुई, एनिमल हंटिंग हुई, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। उसी के साथ साथ जो मेजर एनिमल्स थे वो क्या क्या थे, तो कैटल रियरिंग इनका आमतौर पे बिजनेस हुआ करता था। कैटल रियरिंग मतलब कि गाय बकरियां, हालांकि गाय का एविडेंस नहीं मिला है, भैंसों का मिला है ना। और बुल्स जो होती है उनका भी रखा जाता था। तो इनको कैटल फार्मिंग करना, इनसे ही एग्रीकल्चर करना, तो इसे कैटल रियरिंग कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद बात आती है तो जैसे कि राइनोसोरस, राइनोसोरस जो है हमारा, और उसका एविडेंस हमें मिलता है अमीरी नाम की साइट पे। राइनोसोरस का एविडेंस मिलता है अमीरी नाम की साइट पे, ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा है। उसके बाद बात करते हैं तो हॉर्स की एक बोन का एविडेंस मिलता है। कौन सी बोन, जो हॉर्स की बैकबोन होती है ना, उसका एविडेंस हमें मिलता है सुरकोतला नाम की साइट पे। कौन सी साइट, तो सुरकोतला, सुरकोतला हॉर्स बोन एविडेंस, हॉर्स बोन एविडेंस। ठीक है, सुरकोतला, ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा है तो याद से लिख लीजिएगा। उसी के बाद मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि हमें हॉर्स की बोन का एविडेंस तो मिल गया, पर अभी भी हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उन्हें पता ही नहीं था कि हॉर्स नाम का एनिमल एग्जिस्ट भी करता है। ठीक है, ऐसे ही हमें सिनोली नाम की एक साइट है जो यूपी में है, वहां पे हमें चैरियट का एविडेंस मिलता है। चैरियट यानी कि आप जानते होंगे रथ जिसे कहा जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हॉर्स एग्जिस्ट करेंगे तभी तो रथ एग्जिस्ट करेंगे। पर फिर भी हमें कंसीडर क्या करना है कि जो इंडस वैली पीपल थे वो अननोन थे हॉर्सेस से कंप्लीटली। ठीक है, इसी के साथ लायन से भी वो अननोन थे। ठीक है, लायन भी माना जाता है कि एग्जिस्ट नहीं करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। ठीक है, अब मैं आगे कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। तो एग्रीकल्चर की बात चल रही है, तो अब ऐसा कैसे नहीं हो सकता हम बताएं कि कब बोए जाते थे सीड्स और कब उन्हें हार्वेस्ट किया जाता था, है ना। तो जैसे हम तो अभी मंथली डिवाइड करते हैं ना कि इस क्रॉप को इस टाइम में उगाना है, इस क्रॉप का ये सीजन आएगा, पर वो इतने नॉन नहीं थे। तो वो क्या करते थे, नवंबर में तो सीड्स सो करते थे। ठीक है, मतलब वो उनका सोइंग सीजन होता था। और उसी के साथ हार्वेस्टिंग सीजन क्या हुआ करता था, अप्रैल। ठीक है, तो नवंबर जो था वो सोइंग सीजन था, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन, ये रिस्पेक्टिवली है। तो नवंबर में वो सो कर रहे थे और अप्रैल में वो हार्वेस्ट कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद बात आती है, तो ये लाइन क्या लिखा के आप पढ़ पा रहे हैं, मल्टीपल सब्सटेंसेस एट विजिटेड रिस्क। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हड़प्पन कल्चर्स पीपल वर डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल सब्सटेंसेस अनलेस डिपेंडिंग ऑन मिजिटेड रिस्क। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अलग अलग सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहे थे। आप देखेंगे जैसे कोस्टल रीजन में वो फिश पे भी डिपेंड हो गए खाने के साथ साथ, फिर एनिमल हस्बेंड्री और एनिमल हंटिंग पे भी डिपेंड हो गए, ट्रेड की तरफ से भी वो कमा रहे थे तो ट्रेड पे भी वो डिपेंड हो गए, उसी के साथ साथ एग्रीकल्चर पे भी डिपेंड हो गए। वही हमारे प्री हिस्ट्री में क्या होता आ रहा था, केवल और केवल एग्रीकल्चर पे फोकस दिया जा रहा था। इंडस वैली में क्या हुआ, हर एक एक्सटेंट पे जाया गया और हर एक चीज को एक्सप्लोर किया गया जिससे कि हमें डेवलपमेंट मिली, है ना, और वो भी कम से कम रिस्क के साथ। अब आप खुद देखिए, जो चीज हमें जियोग्राफी दे रही है, जो चीज हमें नेचर दे रहा है, उसमें मिजिटेड रिस्क ही आएगा, है ना। तो एग्रीकल्चर इसी के साथ आपका यहाँ खत्म होता है। जितने भी फैक्चुअल डाटा थे इसमें आपको जो भी देखने को मिल रहा है, जैसे कुछ साइट्स के नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, वो आपको याद रखना है। और अब मैं आपको 4 क्रॉप्स बताऊंगा जो कहाँ कहाँ मिली है, और इसी के साथ आज के लेक्चर खत्म हो जाएगा। और आप वो देखिए जो 4 साइट्स हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपने लिख लिया होगा।
और अब जो फैक्चुअल डाटा मैं बताने जा रहा हूँ आप लिख सकते हैं नोट डाल के, या फिर अलग से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले बार्ले, उसके बाद आता है राइस, ठीक है, उसके बाद आती है कॉटन। ये तो आपको मिले ही मिले हैं पूरे इंडस वैली कल्चर में। अब बार्ले का एविडेंस हमें मिलता है बनावली में। बनावली साइट वही है जहां पे हमें प्लग शेयर मिला था, वो देखिए। तो बार्ले का एविडेंस मिला। राइस का मिलता है लोथल में, लोथल नाम की एक साइट है, और वहीं हमें रंगपुर में भी मिलता है राइस का एविडेंस, ठीक है। फिर कॉटन की बात आती है तो मोहनजोदड़ो में मिलता है इसका एविडेंस, मोहनजोदड़ो। और इससे एक चीज भी पता लगती है कि ये जो लोग थे वो कॉटन को सिंधन कह के पुकारते थे। क्या कह के? सिंधन। और ऐसा क्यों कहा जाता था? तो आपको देखिए रीजन सिंध हुआ करता था। जब कॉटन बाहर ट्रेड होने के लिए जाती थी तो वहां के लोग उसे सिंध से आया हुआ कपड़ा कहकर सिंधन कहकर पुकारते थे, ठीक है। तो ये तो हुए 3 क्रॉप्स। उसके अलावा हमें कालीबंगा जो है, कालीबंगा साइट्स में हमें एविडेंस मिलते हैं प्लग फील्ड्स के। प्लग फील्ड्स के हमें एविडेंस मिले कालीबंगा में, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। और इसी के साथ जितना भी फैक्चुअल डाटा था एग्रीकल्चर तक का वो सारा कवर हो चुका है। अब कल हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि कैसे उनका ट्रेड डेवलप हुआ, कहाँ तक उनकी ट्रेड का एक्सटेंड था। उसी के साथ हम उनके रिलीजियंस और एग्रीकल्चर के बारे में तो हम जान चुके हैं, उनके रिलीजन कैसे फॉलो करते थे वो, और क्या क्या प्रैक्टिसेस होती थी उनकी, उसके बारे में बताएंगे। और जो साइट्स की डिवीजन है, अलग अलग साइट्स देखने को मिलती है हमें, और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है उन साइट्स की, वो बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ।